हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता स्टोरी बेरीज के साथ और आप देख रहे हैं गपशप का दूसरा एपिसोड। गपशप के पहले एपिसोड में आपने बहुत सारे अप्रिसिएशन दिया है, उसके लिए आपका अनेक अनेक थैंक यू। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं उनके लिए गुलजार की ये दो लाइनें बहुत ही सही बैठती हैं। एक कवि यूं भस्म हुआ, 100 दर्द जले, तब दिल में नज्म का जन्म हुआ। कुछ ऐसे ही है हमारे आज के गेस्ट दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह की कविताएं बहुत ही पॉपुलर हैं और वो हमारे स्टार ऑथर भी हैं। उनकी कविताएं आजकल की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों पर कटाक्ष होती हैं। बहुत ही सरल शब्दों में वो काफी कुछ कह जाते हैं। ऐसे तो वो आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन लेखन के क्षेत्र में उनकी काफी रुचि है। उनकी रुचि चाय पर भी है। उन्होंने काफी सारी कहानियां और कविताएं उस पर लिखी हैं। तो आइए मिलते हैं दिनेश कुमार सिंह से और लेट्स डू सम गपशप। मेरे साथ हैं दिनेश कुमार सिंह, जो कि स्टोरी बेरीज के पॉपुलर और स्टार ऑथर हैं। तो दिनेश जी, आप अपने बारे में कुछ पहले बताएं। नमस्कार श्वेता जी, मैं दिनेश कुमार सिंह। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी मुंबई में ही हुआ और बचपन से लेकर अभी तक मेरा पढ़ाई लिखाई और यहाँ तक कि काम भी जी। मुंबई में ही रहा है। तो मैं एक मुंबईकर हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा मुंबई के म्युनिसिपल स्कूल्स में हुई और उसके बाद मैंने हिंदी माध्यम से ही अपना 10th पूरा किया और उसके जी। बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैंने मेरा बीटेक किया और उसके पश्चात मैंने विश्व की एक अग्रिम आईटी कंपनी में अपना काम शुरू किया और जी। उसमें मुझे लगभग 25 साल मेरे कार्य के पूरे हो गए हैं और इसी दौरान मैंने अपना एमटेक भी किया। मेरा एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रहा है हाँ, और हाँ। मैं अपने काम के हिसाब से रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ। रिसर्च खास करके एग्रीकल्चर, फिशरीज, डेयरी है, जो मुझे अ, कई जगह पे यात्रा करने के लिए मौका देते हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाते हैं, जो कि अच्छा। कहीं न कहीं मेरी लिखावट के कैरेक्टर से जोड़ते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता तो ये आपको कहीं ना कहीं लिखने में हेल्प करती है, आपकी है। हाँ, ट्रैवल। बहुत। जी, मेरी ट्रैवल में, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो कभी आप बस से, रेल से, एयर से ट्रैवल करते हैं और तभी जी। आपको आपके ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये आपको मिलते हैं या ये जो घटनाएँ आप देखते हैं वो आपको मिलती हैं और आपको एक बहाना मिल जाता है, एक थीम मिल जाता है, उनको कविता या कहानी के रूप में पिरोने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिनेश, आप ये बताएं कि आप जिस कार्य के क्षेत्र में हैं, वहां से एक लेखक के रूप में आपने ये लिखना कब शुरू किया? ये अचानक से ये डिसीजन आपके मन में कैसे लिया आपने? एक्चुअली ये अचानक नहीं था, ये मेरी जो जहाँ तक मुझे याद है, मेरी सबसे पहली रचना जो थी वो 7 वर्ष की आयु में थी और अच्छा। एक छोटी-सी कविता थी जिसकी वजह से मुझे पारितोषिक मिला। तब एहसास हुआ, तब ऐसा नहीं था कि कुछ लिखा था, बट एहसास हुआ कि हाँ, चीज़ें मैं नई क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके बाद लिखना उतना फॉर्मल नहीं था। लिखना ज़्यादा करके बोलना होता था और भूल जाना होता था। फिर अच्छा। धीरे-धीरे जब दोस्त आते हैं, नेटवर्क बनता है, तब यही चीज़ें फिर शेयर होने लगती हैं। अब शेयर करने के लिए भी लिखना होता है, क्योंकि जो बिल्कुल। क्रिएटिविटी है, कला है, वो अचानक आती है। तो माँ हम्म। सरस्वती अचानक कुछ तो ऊपर से शब्द बरसाती हैं, उनको लिखना है। तो काफ़ी तो पुरानी है। आप डेली लिखते हैं? हाँ, मैं 3 भाषाओं में लिखता हूँ, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। पर मेरी हम्म। 80% जो क्रिएशंस हैं, वो ज़्यादातर हिंदी में ही होती हैं। अच्छा।
अच्छा दिनेश, आप ये बताएं कि आपके बहुत सारी कविताओं में एक राजनीतिक, एक जो अभी का माहौल है जहां पर ये पूरा जो सिस्टम है जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग नाराज हैं, तो आपकी कविताओं में कुछ न कुछ इस तरह का एक झलक दिखता है, तो कोई एक खास वजह है इसकी? हाँ, तो मेरा रुझान समाज की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहा। तो जी। अगर मैं इंजीनियर नहीं होता तो शायद मैं सामाजिक कार्यों में रहने वाला आदमी होता था। तो अच्छा। व्यक्ति और समाज दोनों के ऊपर ही मेरी कलम चलती रहती है। हम्म। तो इसीलिए समाज में जो भी घटनाएँ होती होती हैं, जैसे मान जी। लीजिए जब कोविड था और कोविड के ऊपर हम्म। ऑक्सीजन को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा था, ऑक्सीजन के टैंकर को लेके प्रॉब्लम चल रहा था या उसको जी। लेके राजनीति चल रही थी, तो कहीं न कहीं वो मन को हम्म। झकझोरता है। तो कवि के लिए तो एक बहाना चाहिए होता है, एक ट्रिगर चाहिए होता है, तो वो कविता निकल जाती है। वो जो मन को छू जाता है, वो लिखता हूँ। तो इस तरह से हर दिन तो नहीं हो पाता है, पर ये जी बात बिल्कुल। सच है कि जब तकिए पे सर आता है और जब हम्म। एक थोड़ी-सी शांति जैसा लगता है, तो कहीं न कहीं कोई शब्द अपने खेल खेलने लगते हैं और तब बिल्कुल। होता है कि अचानक उठो और वो स्क्रिबल करना शुरू कर दो। और कभी-कभी वो स्क्रिबल एक अच्छी कविता बन जाती है, कभी-कभी 1 नहीं 3-4 बन जाती है। तो जी। कई दिन तो सूखे होते हैं, बट कभी-कभी ऐसी वर्षा भी हो जाती है। तो ऐसा आपने कभी कोई इंसिडेंट फेस किया है कि आप सो रहे हो और अचानक से आपकी नींद खुले और आपने देखा कि ये तो ना मॉर्निंग हुई है और ना ही रात है, आप 3-4 बजे उठे हैं और अचानक से आपने किताब और कलम लेकर लिखना शुरू कर दिया? हाँ, ऐसा हुआ जब एक दौर था वो 90 के दशक में हम्म। जब काफ़ी स्ट्रगल भरा था। रात को कोई तो ऐसा मैंने शायद टीवी पे एपिसोड देखा होगा, जिसमें एक हम्म। पॉजिटिविटी की ये थी, तो मन को छू जी। जाती है, तो आदमी वही चीज़ कैरी करता है और सो जाता है। हम्म। और कहीं तो लगा कि नहीं, मन ही सब है। मेरी एक बिल्कुल। कविता भी है, मन एक समंदर है। तो मन के अंदर की भावनाएँ ही आपको ड्राइव करती हैं। तो अचानक रात को जब नींद टूटी तो हो सकता होगा 2-3 बजे के करीब होंगे। तब वो हम्म। अंधेरे में वो स्क्रिबल की हुई जो कविता थी, आगे की सोच, मेरे लिए काफ़ी जी। प्रेरणादायक साबित हुई। सो अच्छा। डेफ़िनेटली ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि जब कोई न कोई भावनाएँ आपको उठाती हैं, उठो सवेरा हो गया है। भले ही बिल्कुल बिल्कुल। फिज़िकल जीवन के लिए सवेरा ना हुआ हो, बट हो सकता है कि आदमी के जीवन का सवेरा हो जाए। जी बिल्कुल। दिनेश, आप एक ये चीज बताएं कि लेखक के रूप में क्या हमेशा आपके जहन में कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं, या आसपास के चीजों को देखकर फिर आप उसमें सोच विचार अपनी कल्पना डालकर फिर लिखते हैं? बातें चलती रहती हैं। लेखक या अच्छा। खासकर मेरे जैसा लेखक तो शांत नहीं रहता है। दिमाग एक महाभारत का कोई न कोई पात्र अपनी कला दिखाते रहता है। अ, हम्म। आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो को ध्यान में रखनी ज़रूरत है। पहले लेखक बिल्कुल। लिख देते थे, जैसे मुझे याद है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने घर के बाहर एक मज़दूरनी को काम करते देखा तो उन्होंने लिख दिया। काफ़ी सुंदर विवरण है जो कि दिमाग पर एक अच्छी छाप छोड़ गई है। तो हम्म। आप पहले हमारे अंदर की भावनाएँ और बाहर की जो घटनाएँ हैं, उनको मिल कर के आप एक कैरेक्टर ढूँढते हैं और आप लिख देते हैं। तो ये तो निरंतर चलता रहता है। अच्छा। आपकी बहुत सारी कविताओं में हमने एक धरती के देश प्रेम के प्रति बहुत कुछ देखा है। धरती माँ के बारे में आपने लिखा है। फिर आपने दोस्ती के ऊपर में भी 2-3 कविताएं लिखी हैं जो कि बहुत ही प्यारी हैं और दिल को बिल्कुल छू जाती हैं। तो कोई एक ऐसी इंसिडेंट हुई थी जिससे आप शेयर करना चाहते हैं? जी हमारे एक कलीग थे। हम्म। सम उम्र हम उम्र होंगे हम। पर हम्म। क्या होता है कि जब हम काम करने के लिए साथ में आते हैं, तो वो एक दिन का आप 8-9 घंटा जो है क्वालिटी उनके साथ भी व्यतीत करते हैं। एक आपका अपना परिवार और एक कार्य का परिवार होता है, कार्य क्षेत्र वाला। और काफ़ी टैलेंटेड यंग थे हम्म। और उनकी डेथ हो गई।
और जी। डेथ हुई। और कोविड जो था एक तरह से बहुत ही आदमी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम बहुत बिजी हैं, हम व्यस्त हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि और उसमें कई हम्म। बातें, कई चीजें, कई संबंध आपके निग्लेक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन नहीं हम्म। रहता और ये चीजें हैं। हम्म। तो मेरे उस दोस्त का अचानक ये जाना खल गया। अच्छा। और ये समझ में नहीं आया कि दूरी तो थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दिमाग के से द्वारा ही या अन्य माध्यमों से तो आदमी से संबंध था। तो हम्म। उसके इस तरह से अचानक चले जाने को जो भाव हुए, प्रकट हुए, वो हम्म। कविताओं में मैंने ढाल दिया। आपने चाय के विषय पर भी काफी कुछ लिखा है, जो कि बहुत ही मजेदार है। उसको पढ़ने से सच में अब चाय की तलब आ जाती है कहीं ना कहीं। तो ये आप कोई मास्टर आई हैं। थिंक आप चाय लेकर ही बैठे हैं। तो ये कोई खास वजह है चाय से इतना प्रेम? चाय से मेरा काफ़ी गहरा प्रेम है। और चाय एक संस्कृति है, खासकर हम्म। भारत में। ऑफ कोर्स इसका ओरिजिन और यहाँ पे वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था। पर हम्म। चाय एक ऐसी चीज है, जैसे जब हम बाहर विचरण करते हैं तो मौसम के ऊपर लोग आइस ब्रेकिंग करके बात छेड़ते हैं। पर अगर जी। किसी अजनबी से बात छेड़ना है भारत जैसे देश में, चाय एक बहुत हम्म। अहम हिस्सा हो सकता है। जी। और खासकर जो ये कहानियां हैं, जैसे जो मेरी कहानी मोदी जी वाली जो चाय पे चर्चा जो काफी फेमस हुई बिल्कुल। थी, तो हमेशा वो एक क्यूरियासिटी रही कि अरे, हम्म। चाय जैसे, एक तो चाय तो आकर्षण का सब विषय रहा, और ऊपर से जब वो चाय का चर्चा से जो पूरा माहौल राजनीतिक चेंज हो गया था, तो मुझे एक हम्म। क्यूरियोसिटी थी कि आखिर हुआ क्या था। तो उसी विश्लेषण में जब मैंने वो लिखा तो मुझे पता चला कि अरे, वो दर्शकों को भी वो पसंद आई काफी बातें। बहुत पसंद आया जी। और एक जो मुंबई शहर की एक जो रात्रि की जो बेला होती है, जो कि बहुत लोगों को हम्म। पता नहीं है। कई लोगों को नाइट लाइफ ही जैसी चीजें मतलब लगता है कि मुंबई है, लेकिन एक और अलग मुंबई है जो मैंने साइकिल मैन अन्ना चाय वाले स्टोरी से लिखा था, जो भी काफी वो लोगों भी ने कहा काफी पसंद किया था लोगों ने। किया लोगों ने। ऐसी जुड़ी ये घटना है जो मैंने अभी पब्लिश नहीं जी, की है। प्लीज बताएं। हम्म। तो बेसिकली जब घर में सालियां हो तो हमारी जस्ट एंगेजमेंट हुई थी, तो चाय को लेके हम्म। खुरापात तो की जाती है। तो जी। चाय की मेरी जब डिमांड हुई थी, तो उन्होंने चाय में गरम मसाला और काली मिर्च और तेज पत्ता डाल के मेरे लिए सालियों ने चाय मसाले बनाया वाली था। चाय। हाँ, हम्म। तो एक घूँट पीते ही मुझे समझ तो आ गया, उनके लिए उनको अच्छा लगा, उनको भी खिलखिलाने का मौका मिल गया। हम्म। पर मेरी वाइफ़ से अभी ज़्यादा बात नहीं हुई थी, जस्ट हम एंगेज हुए थे। अच्छा। पर हम्म। उसने तुरंत एक दूसरी चाय की कप मतलब फ्रेश बना कर लाई और दे दी, और वो कप हम्म। हटा कर के उसने वो कप रिप्लेस किया कर दिया। सो अच्छा। वो भी उस खिलखिलाने, उस मज़ाक बनाने का हिस्सा बन सकती थी, बट कहीं न कहीं पे मुझे वो संजीदगी दिखाई दी जो कि मेरे मन को छू गई करके। वो अच्छा। चाय के साथ चाय वाली भी प्यारी हो। बहुत खूब। तो आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है आपको इन कहानियों को लिखने में? और ये कविताएं सारी, जितनी आपने इतनी सुंदर कविताएं लिखी हैं, तो आपकी फैमिली का क्या राय है आपकी ये क्रिएटिविटी पर? फैमिली में मेरी पत्नी, बच्चे ये कला के क्षेत्र से कुछ न कुछ जुड़े हुए हैं। सो हर हम्म। एक की अपनी अलग पसंद है, अपनी अलग शैली है। हम्म। कविताओं का डोज़ मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ उनको, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो मैं लिखना बहुत शुरू किया था, पर मेरी पत्नी ने हम्म। कहा था अच्छी बात है, बट इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। तो हमारी पत्नी के पति-पत्नी का नोक-झोंक का वो सिलसिला है। पर डेफ़िनेटली वो पसंद करते हैं। कुछ-कुछ कविताएँ जब उनको उनके पसंद के हिसाब से जो अच्छी लगती है, तो ज़रूर हम्म। वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कुछ महीने पहले मैंने जब मेरे
रोल मॉडल विक्रम बत्रा हम्म, जी के ऊपर जब मैंने कविता लिखी थी, तो काफ़ी लोग जी उनको पसंद आई थी। जी। आपने कभी राइटर ब्लॉक फेस किया है? राइटर ब्लॉक इस तरह से फेस किया है कि लिखा जाना पर उसको हम्म एडिट करके पब्लिश करने में एक तरह का ब्लॉक आता है। तो अगर मेरा हम्म लिखा हुआ गुलदस्ता अगर 100 के हम्म ऊपर है, पर हो सकता है कि पब्लिश करने में जाने में वो 40-50 ऐसे ही जाता हो। और बीच में कुछ पीरियड ऐसे आते हैं जब आप पूरी तरह से लगता है कि आपका माइंड एकदम ब्लैंक है। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हम्म। डेफ़िनेटली वो जो राइटर्स ब्लॉक है ये कोई नया नहीं है। थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है क्योंकि आदत है, कभी न कभी आप तो इसको निकलते हैंडल हैं। किस तरह से करते हैं जब राइटर्स ब्लॉक होता है? ये कितनी बार हो चुका है आपके साथ? क्योंकि लिखने का पीरियड काफ़ी लंबा रहा है तो काफ़ी बार हुआ जी। है। हम्म बीच में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी थी, जब हम्म। काफ़ी मैं नेगेटिव हो गया था, तो वो मेरी लिखावट में भी दिखता था। दिनेश, आपने रिश्तों के ऊपर भी काफी कुछ लिखा है। आपसे कुछ सवाल पूछने के पहले मुझे गुलजार साहब का एक बहुत ही खूबसूरत दो लाइन याद आ रहा है जो उन्होंने लिखा था कि फासलों का एहसास तब हुआ, फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूं और उन्होंने मान लिया। बहुत ही आसान शब्दों में वो काफी कुछ कह गए। आपकी भी कविताएं जो आप लिखते हो वो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, बट पंच लाइन होती है। तो ये आप जो हमेशा बात करते हैं उसमें भी आप इस तरह का पंच लाते हैं या ये सिर्फ लिखने के लिए ही अंदर से आती है आपकी? अ, नहीं, मोस्टली डिपेंड करता है कि आप किससे बात करते हैं तो और किस वक़्त ये लफ्ज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे हम्म आपने सही कहा, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया। मैं गुलज़ार साहब से हम्म काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि वो हम्म, कुछ शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी भी शैली लगभग वही छाया फ़ॉलो करती है कि हम्म, एक-एक शब्द में एक-एक कविता छुपी हो करके। काफी तो गहराई होती है। काफ़ी, हाँ, काफ़ी गहराई होती जी। है, क्योंकि कभी-कभी कहना भी होता है और नहीं भी कहना होता है। तो हम्म। आप बात इस तरह से कह जाओ कि समझने वाला समझता है और नो ना समझे उसके लिए वो एक कविता है, वाह-वाह का एक बस ज़रिया हो जाए। आपकी लिखी हुई बहुत सारी कविताओं में आपका सबसे पसंदीदा कविता कौन सा है? अ, बहुत सारे हैं और हम्म, लेकिन जो 2-3 आपके दिल के कविताएँ, करीब है। हाँ, सो 2-3 कविताएँ ऐसी हैं जो कि सचमुच दिल के करीब हैं। जैसे हम्म मैंने वो एक कविता कही थी जो कि रात के अंधेरे में उठ कर के जो लिखा हुआ था, जी। आगे की सोच। तो वो हम्म कविता मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मेरे हर बुरे दौर में मेरे दोस्त का काम करती है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने ये जो एक कविता पब्लिश की थी, 2 कविताएँ जो कि हम्म। एक तो शेरशाह विक्रम बत्रा जी के ऊपर और दूसरा था मन एक समंदर है। तो ये ये 2 मेरा कविताएँ। सबसे पसंदीदा है, आपने जो लिखा है ये सच में मेरे दिल के करीब है। ये मैं एक बार नहीं काफी बार पढ़ चुकी हूँ। और आपकी जो सबसे प्रथम कविता थी, मैं समय हूँ, जिसका आपने भाग 2 भी लिखा था, ये भी काफी प्रेरित करता है लोगों को वो लाइन पढ़ने में। और उसको काफी कुछ मतलब जैसे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट इतनी गहराई है। तो ये कुछ आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, मैं समय हूँ के बारे में? तो जिस तरह से चाय मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, हम्म मेरी बहुत सारी कविताओं में समय और वक़्त बार-बार आते रहते हैं। हम्म और आपने महाभारत देखा होगा कि जिसमें वो स्टार्टिंग में नेपथ्य में आता है ना, हरीश भिमानी जी हम्म। का मैं जी समय हूँ करके। जी। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा उससे लगता है इंस्पायर्ड कि है आप, लगता है उस लाइन से। तो कहीं न कहीं मुझे भी ऐसे लगता है कि कृष्ण ने अर्जुन को जिस तरह से जीवन का मूल्य अंश सारांश समझाया था, जो गीता में हाँ हाँ। उन्होंने कहा था,
मुझे लगता है जी। कि समय मेरा कृष्ण है और मैं अर्जुन हूँ, और जो ये मन के उतापो है वो चलते रहते हैं। तो मेरी कई सारी हम्म। कविताओं में समय, कभी समय बनकर आता है तो भाग एक भाग दो बन जाता है, या कभी वक्त बन जाता है। कोई एक विषय है जिसको लिखने में आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं? अपनी खुद की लाइफ के रिलेटेड इंसिडेंट्स में। अच्छा। सो तो आप रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन हैं? हाँ, मैं रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो वो चीज़ को जी। मैं लिखने के लिए अवॉइड कर जाता हूँ मैं। जैसे कुछ कविताएं तो आपने काफी सारी लिखी हैं। कहानियों में आपने, आपका सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? पहले प्लॉटिंग आती है या पहले कैरेक्टर्स आते हैं, या पहले जो इंसिडेंट है उसका मिक्सचर लेकर आप किस तरह से लिखते हैं? लेखन का मैं प्रोसेस क्या रहता है? मेरे दिमाग में पहले कैरेक्टर आता है। जैसे मैंने अच्छा। एक कहानी लिखी थी चाय के ऊपर निशाचर, तो बिल्कुल। वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में कई सालों तक रहा। मतलब हम्म। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वो कैरेक्टर को मैं, और वो जी। इंसिडेंट मेरे दिमाग में रह गया। तो मेरी हम्म। कहानियों को मैंने कैरेक्टर के इर्द-गिर्द बुना। साइकिल मैन अन्ना में भी मेरे लिए वो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट था, तो कहानियों को हाँ हाँ। इर्द-गिर्द बुना। फिर चाय पे चर्चा में मोदी जी मेरे सेंट्रल कैरेक्टर थे, और मैं वो अच्छा। चाय को उन कहानी को इर्द-गिर्द बुना। तो मेरे मेरे लिए कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है, और हम्म। क्योंकि कवि हूँ तो कैरेक्टर को सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बट वो कैरेक्टर के जो लाइफ के जो या जो भी पीरियड है, वो जब दिमाग में उतर जाता है तब कहानी को बुनने हम्म। में अच्छा। तो आपने चाय के बारे में, मैं आपसे ये एक बहुत मजेदार सवाल मेरे मन में हमेशा से आ रहा है आपका, जब से मैंने बहुत सारी चाय की कविताएं पढ़ी हैं और कहानियां भी पढ़ी हैं। तो आपको अगर कभी मौका दिया जाए किसी व्यक्तित्व के साथ में चाय पे जाया जाए, किसी पर्सनालिटी के साथ, तो वो कौन सा इंसान होगा? 2 व्यक्ति काफ़ी हैं, मतलब क्लियर हैं हम्म। बिना किसी हम्म। ज़्यादा विचार के। एक तो मोदी जी खुद हैं, है ना? अच्छा। तो जैसे अभी मोदी जी की जो ओबामा के साथ जो चाय की एक मीटिंग हुई थी, काफ़ी मीटिंग भी थी इम्पोर्टेंट जी। मीटिंग है, उसको मैं लिख हम्म। रहा हूँ अभी। तो मोदी जी के साथ चाय पीने का सचमुच मज़ा आएगा, और हम्म। दूसरे जो हैं वो हैं अमिताभ बच्चन जी। तो वाह, क्या बात है। उन दोनों के साथ चाय पे चर्चा पे काफ़ी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे लिखने के लिए। अच्छा, आप कोई अपनी कविता रिसाइट करना चाहते हैं हम सबके साथ, हम सबके लिए? हाँ, मैं एक जो कविता मैंने कहा ना, एक मन एक समंदर है, मैं वह जी। एक पढ़ना चाहूँगा। जी। अ, क्योंकि काफ़ी अंदर की बात है वो, मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कह जाती है। तो अगर इजाज़त बिल्कुल। है तो मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ना बिल्कुल चाहूँ। बिल्कुल, हम सब सुनना चाहते हैं आपसे। मन एक समंदर है, मन एक समंदर है, जितना दिखता वह बाहर से, उससे ज़्यादा गहरा वो अंदर है, मन एक समंदर है। संभल कर उतरो उसमें मोती ढूँढने को, संभल कर उतरो उसमें मोती ढूँढने को, खुद को ही ना खो देना, दिखता शांत पर एक बवंडर है, मन एक समंदर है। सागर की लहरें गिरकर, सागर की लहरें उठती हैं, गिरती हैं, तो सागर की लहरें गिरकर मिट जाती हैं, पर मन की लहरें, मन की लहरें जब उठती हैं, गिरती हैं, तो मन की लहरें पर बेचैनी और बढ़ाती है। अनसुलझा ये मंजर है, मन एक सम। बहुत खूब। अब हम आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिसका समय आपको बहुत कम, विद इन 30 सेकेंड्स आपको उस का जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप उस सवाल को देना नहीं चाहते हैं तो आप पास कर सकते हैं। ठीक। पहला सवाल है कि आपका सबसे पसंदीदा बुक कौन सा है?
सबसे पसंदीदा बुक मेरा है माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, महात्मा गांधी जी की जो कविता है वो। और आप किस समय लिखते हैं? दूसरा सवाल। खास करके मैं वही रात के समय लिखता हूँ, जब मैं सोने के लिए जाता हूँ और जब अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करना है, वो मेरे लिए मेरा फ़ेवरेट समय है लिखने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपका सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है अपने राइटिंग प्रोसेस के बारे में? राइटिंग प्रोसेस के बारे में मुझे ये जो स्टोरी बेरी का जो अवार्ड मिला था, वह हम्म, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। सो हम्म, डेफ़िनेटली जब वो मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब राखी ने कहा जी, कि उसको शेयर करो, तो मैंने बोला ये एक हम्म, पर्सनल अचीवमेंट है, मैं बाकियों के साथ शेयर करने में अनकम्फर्टेबल हूँ, बट उसने कहा कि नहीं हम्म, करो। और हम्म, जब मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया और जी, 10,000 व्यूज़ आए और कई हम्म, अलग-अलग तरह के लोगों के फीडबैक आए। कुछ के पर्सनल पे हम्म, आए, कुछ कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे ही आए, और जी, तब एहसास हुआ कि लेखन सिर्फ़ पर्सनल नहीं है, शायद कहीं-कहीं ये लोगों को अव्यक्त तौर पे जोड़ता भी है। तो डेफ़िनेटली स्टोरी बेरी का जो अवार्ड था, वो एक बहुत ही सरप्राइज़िंग और ये कॉम्प्लीमेंट पावरफुल की तरह आप लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट है, बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सिंस चाय के बारे में इतना कुछ आप लिखते हैं, तो आप खुद क्या एक बहुत बढ़िया कप ऑफ चाय बना सकते हैं? नहीं, बढ़िया नहीं बना सकता। मैं सिर्फ़ चाय को उबाल सकता हूँ, लेकिन जो चाय बनाने के लिए जो पेशेंस चाहिए, वो डेफ़िनेटली उतना नहीं है, तो मुश्किल कार्य है। कोई 3 लेखक का नाम बताएं जो आपका सबसे पसंदीदा हो। जी, रामधारी सिंह दिनकर हम्म, मेरे प्रिय लेखक हैं। हम्म, मैथिली शरण सिंह गुप्त, ये मेरे जी, दूसरे प्रिय लेखक हैं। तीसरे हैं प्रेमचंद जी। अम, जी, आपसे हमने काफी सारा सवाल तो पूछ लिया है, लेकिन एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम कि आपकी किसी भी कविता में कहीं भी रोमांस झलकता नहीं है। सिंस आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप बहुत ही रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है, फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये एक जो एक दूसरा पर्सनालिटी, हर एक का अपना एक रूप होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम रिजर्व करके रखते हैं, बट ये एक चीज है जो आपकी किसी भी कविता या कहानी में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसकी कोई खास वजह है? हाँ, इसकी ख़ास वजह ये है कि अ, जो बहुत कम लिखता हूँ इस विषय पर, और जो भी लिखता हूँ उसको एकदम पर्सनल रखता हूँ। उसको अच्छा। पब्लिश नहीं करता हूँ। तो उसको जिस व्यक्ति के लिए लिखा रहूँगा, चाहे अगर वो मेरी पत्नी से जुड़ा हो, दोस्तों से जुड़ा हो या अपने बच्चों से ही जुड़ा हो, तो मैं हम्म। वो उन्हीं को शेयर करता हूँ, फिर उसको पब्लिश नहीं करता हूँ। दिनेश, अब हमें ये बताएं कि स्टोरी बेरीज में आप काफी समय से लिख रहे हैं, तो आपका सफर कैसा रहा स्टोरी बेरीज के साथ? काफ़ी अच्छा रहा। मैं स्टोरी बेरी के पहले एक और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे लिखता था। हम्म, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैंने लिखा। हम्म, स्टोरी बेरी पे मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली जब रचना भेजी थी राखी को, और वो राखी ने जब उसको पब्लिश किया, तो पता नहीं क्यों पब्लिश करने के बाद वो जो इमेज का चुनाव था, जो जो कि हम्म, बैकग्राउंड जो कविता को देती है, जी, और जिस तरह की उसकी प्रस्तुति थी, थोड़ी हम्म, अलग थी। ऐसा लगा कि हाँ, मेरी कविता को वो एक पिक्चर में डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो एक बहुत रिकॉग्निशन अच्छा लगा। लगा। हाँ जी, हम्म, हाँ जी। तो जी, अच्छा लगा, और अलग-अलग थीम पर, मतलब कविता के लिए जैसे बीच-बीच में आते रहते हैं। तो हम्म, प्रेरित करते हैं कि हाँ, अरे इस पे तो मैंने कभी कविता ही नहीं लिखी। तो लगता है कि हाँ, लेकिन टॉपिक तो अच्छा है। तो जैसे हम्म, दिवाली के ऊपर था, तो दिवाली पे जी, कविता लिखनी थी, पर मुझे ऐसी कविता नहीं लिखनी थी जो कि दिवाली डिस्क्राइब करे। तो जी, मैं रामायण जब पढ़ रहा था, तो मुझे लगा हाँ, कि अरे हाँ, रामायण की और दिवाली का ये जो संबंध है,
ये तो कहीं कविता में देखा ही नहीं हूँ मैंने। तो उसको करके मैंने जो 2 कविताएँ लिखी थी, एक आध्यात्मिक क्षेत्र पे लिखा था आपने। आध्यात्मिक क्षेत्र। जी, तब मुझे लगा कि जी, नहीं, ये भी कहीं छुपा हुआ जनर है जो कि बाहर आ सकता है। तो डेफ़िनेटली ये जो जर्नी रही है, ख़ासकर एंड में जो वो कॉम्प्लीमेंट था, काफ़ी जी। इंटरेस्टिंग रही है, जो कि हुँ। आपको प्रेरित करता है कि आप लिखो। अभी के आजकल के युवा पाठकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? स्टोरी बेरीज़ के साथ में किस तरह से एसोसिएट हो, क्या सलाह देना चाहेंगे? अ, आजकल के जो युवा लेखक और पाठक हैं, दोनों की थिंकिंग बहुत ही वाइड है और बहुत हुँ, ही हुँ। डीप भी है। तो हुँ, मेरा हुँ। ये कहना है कि फ़ेसबुक पर पोस्ट लिखने से और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने की जगह, आई हुँ, थिंक हुँ। आपका जो एक्सप्रेशन है, जैसे अभी स्टोरी बेरी की जो एक नवीनतम मेरे दोस्त की बेटी ने जॉइन किया, काफ़ी उसने अच्छा हुँ, लिखा हुँ। था। तो मैंने हुँ, उसको हुँ। कहा था कि आप स्टोरी बेरी के थ्रू पब्लिश करो और उसको जी। एक माध्यम बनाओ रेगुलर अपने एक्सप्रेशन का। हुँ, हुँ। एक्सप्रेशन इज़ एन आर्ट और जी। स्टोरी बेरी आपको किसी लैंग्वेज से फ़ोर्स नहीं करता है, किसी हुँ, हुँ। टॉपिक से फ़ोर्स नहीं करता है, ये एक्सप्रेशन का माध्यम है। और एक जी। एक आपका पर्सनलाइज़, ये बम्बार्डिंग और ब्रॉडकास्ट का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तो मेरा ये होगा कि युवा अपने आप को आए और एक्सप्रेस करें। कविता में, कहानी में, अपने विचार में, आर्टिकल में, जिस तरह से चाहे, जिस भाषा में चाहे, अपने आप को। जी, जी, बिल्कुल। आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं लिखने के बारे में? मैं इसको अब एक पुस्तक रूप में पब्लिश करना चाहूँगा। मेरी हुँ, हुँ। इच्छा है कि ये कविताएँ हार्ड कॉपी के रूप में हाथ में आएँ हुँ, हुँ। और एक सैटिस्फैक्शन दे कि हाँ, उसका एक ये अलग ही फ़ील आता है। एक अलग ही फ़ील आता है। तो मेरी तो एहसास देंगे कि नहीं, आदमी सिर्फ़ आदमी नहीं है, एक क्रिएटिव आदमी है। एक हुँ, हुँ। सैटिस्फैक्शन है, वो मेरी अगली इच्छा है। जी। तो दिनेश, गपशप पे आने के लिए आपका अनेक-अनेक धन्यवाद। आपने हम सबके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए भी आपका अनेक-अनेक धन्यवाद। थैंक यू श्वेता, गपशप में बुलाने के लिए। आज की मेरी हुँ, हुँ। चाय के साथ गपशप काफ़ी अच्छी रही। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जी, नमस्ते।